नमस्कार, मेरा नाम मंटू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएलएस एजुकेशन। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अमृत के समान है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी लाभ हो सके। और बता दें कि यह दीर्घ उत्तरीय हमारा क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा यह पार्ट है जिसमें आपको 3 नंबर प्रश्न से बताया जाएगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न बता दिया गया है और इसी तरह आपको बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। और अगर यह वीडियो आप कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो आपको वह सभी वीडियो बता दी गई है, यानी कि अपलोड कर दी गई है, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को आप देखेंगे। उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर के आप डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, या उसका भी लिंक टेलीग्राम का भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उससे जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप अपना तैयारी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या कह रहा है। आज का प्रश्न कह रहा है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उपयोग लिखिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह परीक्षा में आपके कई बार पूछा जा चुका है। तो इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका उपयोग क्या होता है। और अगर आप यह प्रश्न का उत्तर जान जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में लघु उत्तरीय में इससे प्रश्न बनते हैं तो वो भी आप आसानी से बना दीजिएगा, क्योंकि उसमें केवल इतना ही पूछ दिया जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, या अलग से केवल ये भी पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो आइए हम लोग सभी जो है परिभाषा को अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, इसका उत्तर जो होगा क्या होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जो है वो परिभाषा लिखा गया है। बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। याद करके रखिए, पहला पॉइंट है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ये बताया जा रहा है कि इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ये जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे जगह ये सभी बातें नहीं बताई जाती है। केवल ये बता दिया जाता है कि इसके तल पर कलई की जाती है या कलई की हुई रहती है, लेकिन आपको ये नहीं बताई जाती है कि किसकी कलई की गई होती है और क्या उस पर लगा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे जान गए कि यहाँ पे पारे की जो है कलई की गई होती है और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ये आप याद करके रखिए, क्योंकि आगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। आपको इतने ही लिखने होंगे, आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। लेकिन आगे इसमें यह पूछा जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना चाहेंगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण और दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। तो आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, क्योंकि इसे अगर हम जान लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये सभी बातें लिखना होता है। जब तक लंबा नहीं होगा तब तक आपको पूरा का पूरा अंक नहीं मिलेगा दीर्घ उत्तरीय में। चलिए, लेकिन अगर आपको केवल लघु उत्तरीय में पूछा जाता है तो आपको छोटा लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा का पूरा अंक दे दिया जाएगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में लिखना होता है। तो आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ध्यान देंगे, क्या बताया जा रहा है कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। देखिए, आप इसका डिफिनीशन जो है, इसका परिभाषा जो है वह कई तरह से याद किए होंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी याद कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बहुत अच्छा जो है डिफिनीशन बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको क्या लिखनी है कि अवतल दर्पण में कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। परिवर्तन जो होता है वह किससे होता है, तो दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको एक गोलीय दर्पण बताया जा रहा है। गोलीय दर्पण का जो है वह चित्र बनाया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कलई की गई है वो कलई कहाँ की गई है, बाहर की गई है, और जो परावर्तक तल है वो कौन सा है, वो अंदर है। तो अगर अंदर वाले भाग से, अंदर वाले तल से अगर आवर्तन होगा तो वह अवतल दर्पण है। अब बात करते हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण क्या होती है
अगर आप इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा कोई दूसरा भी लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए अगले हम बात करते हैं डिफिनीशन की, अगली परिभाषा की। तो उत्तल दर्पण हम लोग समझते हैं अगली परिभाषा में हम लोग कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तल दर्पण के बारे में कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है, वह हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। बस आपको यही लिख देनी है कि उत्तल दर्पण में कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है, वही हमारा उत्तल दर्पण होता है। बस आप इतना लिखिएगा, आपका पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। और ये फिगर जो है आपको वहां पे बना देनी है। एक गोलीय जो दर्पण है उसको बनानी है, उसमें बीच में से आपको दर्शा देनी है थोड़ी डॉट 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 करके। उसके बाद से आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको दर्शा देना है कि यह परावर्तक तल है, यह मुख्य अक्ष है और यह कलई किया गया तल है। बस आप इतना आप दर्शा दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा अंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके हम लोग उपयोग के, कि इसका उपयोग जो होता है वह क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग क्या है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। यानी कि आप साफ साफ आसानी से कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग मनुष्य अपने दाढ़ी बनाने में करता है। तो आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले इसके उपयोग की बात करते हैं कि इसका अगला जो उपयोग है वह इसका अगला उपयोग क्या होगा। तो अगला देखिए उपयोग बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटी अवतल दर्पण से परिवर्तित करके आंख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि में डालते हैं। इससे ये अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। यानी कि इससे भी आप आसानी से कह सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं कि डॉक्टर जो है वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं किस कार्य के लिए, तो आंख, कान, दांत, नाक और गले के उपयोग में करते हैं, जिससे कि वह उसे स्पष्ट रूप से देख सके। ओके, चलिए तो आप साफ साफ ये कह देंगे। चलिए बात करते हैं इसके अगले उपयोग की कि इसका अगला उपयोग क्या होता है। तो अगले उपयोग की बात करें तो अगला उपयोग आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि अवतल दर्पणों का उपयोग टेबल लैंपों की शेडो में किया जाता है। ध्यान देंगे कि अवतल दर्पणों का जो उपयोग होता है वह टेबल लैंपों की शेडो में किया जाता है, जिससे प्रकाश दर्पण से होकर आभासी हो जाती है और क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाता है। ठीक है, ये आप बात एक लिख दीजिएगा उसमें। ठीक है, चलिए अगले इसके हम उपयोग की बात करते हैं कि इसका अगला उपयोग जो है वह क्या है। तो अगला उपयोग जो है आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों में तथा सर्च लाइट के लैंपों में परिवर्तक के रूप में होता है। और आगे बताया जा रहा है कि लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समानांतर किरणपुंज के रूप में आगे बढ़ता है। यानी आप इसे आसानी से कह सकते हैं, ये लंबा लंबा आपको डिफिनीशन लिखा गया है जिससे आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, या अगर आप अपने मन से भी लिखना चाहते हैं तो केवल आप ये भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों में, रेलवे इंजनों में तथा सर्च लाइट में किया जाता है। बस इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई नहीं काटेगा, आपको पूरा का पूरा अंक दे दिया जाएगा। चलिए तो आपने समझा कि यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है और कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है। आपको लघु उत्तरीय का जब हम आपको कराएंगे तो उसमें ही बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी ये पूछा जाता है। तो अब तो आपको सभी संपूर्ण तैयारी हम करा रहे हैं। तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग की। तो सबसे पहले नंबर उपयोग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों में किया जाता है। ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के रूप में किया जाता है, या लैंपों के उपयोग में किया जाता है, लैंपों के ऊपर किया जाता है, सॉरी। और बताया जा रहा है कि
प्रकाश दर्पण से परिवर्तित होकर के अपसारी किरणपुंज के रूप में चलता है और अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। बस ये तो रही आपकी अलग डिफिनीशन की बात, यहाँ पे थोड़ी सी और अच्छे से इसमें लिख दिया गया है जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनता है आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ से भी बन सकता है कि प्रकाश जो है वह दर्पण से परिवर्तित होकर के आभासी जो है अपसारी किरणपुंज के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है तो पूछ दिया जाएगा कि ये किस रूप में चलता है, तो आप बता दीजिएगा कि अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है बाबू, तो अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और यह अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। चलिए अगले इसके उपयोग की बात करें कि इसका अगला उपयोग क्या है, तो बहुत ही बढ़िया इसका अगला उपयोग है। बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा रहता है। जो सीट होता है उसी के पास लगा होता है जिससे कि वह आसानी से किसी भी वस्तु को देख सके और वह साइड कर सके। ठीक है, यह इसे ही बोलते हैं हम लोग साइड मिरर के रूप में। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में आपको किस दर्पण का उपयोग किया गया है बाबू, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया है। और इसमें आगे बताया जा रहा है कि इसमें ड्राइवर पीछे से आने वाली व्यक्तियों व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तु के प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे दिखते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बन करके निकलता है और मतलब उसका उत्तर प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इतना बात लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको पूरा का पूरा अंक दे दिया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है पीछे से आने वाली वस्तुओं व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये उत्तल दर्पण जो होता है वह बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे दिखाई देते हैं। बस यहाँ से लेकर के अगर इतना बात भी अगर आप याद करके रखते हैं, यहाँ से लेकर के इतना बात, तो आपको इतना बात में भी आपको पूरा का पूरा अंक दे दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसे और भी आप बढ़ा चढ़ाकर लिख दीजिएगा। आगे की आने वाली वीडियो में हम आपको जब लघु उत्तरीय कराएंगे तो स्पेशल उस क्वेश्चन के लिए हम आंसर बना करके रखे हैं, आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे समझे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वह क्या होता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा जा रहा था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा आपने जाना, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपने जाना कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और प्रत्येक उपयोग के लिखे, यानी कि वो दोनों के उपयोग लिख देना था, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग लिख देना था, यानी कि वो भी चीज हमने कर दिया। तो अगर आप इतना बात अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा अंक दे दिया जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो चौथे नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। देखिए और यह जो प्रश्न है वह कई बार पूछा भी गया है, यानी कि जो भी आपको हम बता रहे हैं यह किसी न किसी साल पूछा जरूर गया है। आपको जब हम क्वेश्चन बैंक कराएंगे, आपको सब चीज कराने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगी। ये आपके पास होगा तो आप ढूंढ भी सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। इसमें कुछ दिया गया है कि किसका किसका आपको बताना है, किसका किसका परिभाषा बताना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि दर्पण की ध्रुव बता दीजिए, मुख्य अक्ष बता दीजिए, वक्रता त्रिज्या बता दीजिए, वक्रता केंद्र बता दीजिए, मुख्य फोकस बता दीजिए, फोकस दूरी बता दीजिए, यानी फोकस तल बता दीजिए। यानी कि इतने सभी का परिभाषा में बताना होगा तो ही हमको 5 अंक मिलेगा, या अगर 8 नंबर का होगा तो 8 नंबर भी मिलेगा। मतलब 8 नंबर का कहीं कहीं भी पूछा जाता है। चलिए, मतलब किसी बोर्ड में, जैसे बिहार बोर्ड के छोड़ के अदर बोर्ड में भी 8 नंबर का भी पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे दर्पण के ध्रुव को, कि दर्पण की ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं, कैपिटल P से सूचित करते हैं हमें किसे, दर्पण के ध्रुव को। ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक तल के मध्य बिंदु को जो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बस आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको एक बना करके दिखा देते हैं, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। और बताया जाता है गोलीय दर्पण के परिवर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो परिवर्तक तल होता है इसके मध्य बिंदु को P से हम लोग सूचित करते हैं और इसे हम लोग दर्पण के ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके मुख्य अक्ष की, कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे मुख्य अक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र
ध्यान देंगे। दर्पण के वक्रता केंद्र, अभी आपको बताएंगे दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। यहाँ पे सेंटर, और इसको हमने माना था P, और इसी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यही साफ साफ बताया जा रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि दर्पण की, आप बता दीजिए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या के बारे में ये जान लेते हैं। तो ध्यान से देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसके जानने के लिए हमें दो डिफिनीशन जानना होगा, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। दोनों आप जानेंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इसका जो ये है परिभाषा है कुछ हट गया। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि उस गोले की त्रिज्या को, जिसका, यानी कि उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसका कि दर्पण का एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए अब एक और इसको डिफिनेशन बता देते हैं और फिर आपको समझाते हैं हम आपको दर्पण बना करके। यहाँ पता जरा वक्रता केंद्र के बारे में, तो बोल रहा है वक्रता केंद्र कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है, और इसे हम लोग कैपिटल C से सूचित करते हैं। आइए अब इसे हम समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये रही आपकी गोलीय दर्पण। ठीक से हमको गोला नहीं बनाना आया यहाँ पे ठीक है, स्क्रीन पे। ठीक है, उसे समझ लीजिएगा। और ये जो बीच का सेंटर होता है ना, सेंटर यानी कि बीच में, इसे हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसी की जो ये दूरी होती है, ये दूरी जो होती है, इसको मिलाने वाली रेखा को तो आपने जाना कि मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसी दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे R से सूचित करते हैं। ठीक है, कैसे सूचित करते हैं बाबू, तो R से सूचित करते हैं। यही आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। और यहाँ पे होता है आपका P का मतलब पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है, और ये होती है आपकी C, ये यहाँ पे बीच में C होती है, और इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम लोग R कहते हैं, R से यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। बस आप समझ गए हैं कि किसे क्या कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मुख्य फोकस की, कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और ये आप याद करके रखेंगे किससे क्या सूचित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे जो फिगर में है केवल आपको सिंबल बना कर दे दिया जाएगा, तो और पूछा जाएगा उसमें न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल का मतलब हो गया आंकिकी प्रश्न। ठीक है, यानी कि कुछ का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि फिजिक्स में भी मैथ की तरह ही वैल्यू निकाला जाता है, मान निकाला जाता है। तो अभी आपको हम कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सभी चीज आपको कराने वाले हैं। क्योंकि आपको बोले कि संपूर्ण तैयारी, तो संपूर्ण तैयारी होगी। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सब चीज होगा। केवल अगर आप चैनल पे अगर आप देखते होंगे तो आपको तो पता चलता होगा किस तरीके से तैयारी हो रही है। हमारे चैनल पे आपको पता चल ही रहा है कि कैसे तैयारी हो रही है, तो आपको अच्छा लगता है जहाँ पे भी यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। लेकिन मेरा मकसद यही है, हम यही चाहते हैं कि आप कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी करें, लेकिन आप पढ़ाई करें और अच्छे से समझें। जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आता है आप प्लीज़ वहाँ पे पढ़ाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अब केवल मॉडल पेपर और ये चीज़ के बारे में मत भटकिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को, एक ही मॉडल पेपर को चेंज कर करके कई जगह बताया जा रहा है। तो आपको वह थोड़ा सा जो है वह बेवकूफ़ बना दिया जाएगा व्यूज लेने के चक्कर में, कि आपको बता दिया जाएगा एक ही मॉडल पेपर को, जैसे 2-4 मॉडल पेपर है, उसी को कभी किसी को बता दिया, कभी किसी को कोई बता दिया, और उसी में आप घूमते रह गए। पता चला जब आप बोर्ड एग्जाम में गए तो एक भी आंसर क्वेश्चन टच ही नहीं किया, क्योंकि आगे आप पढ़े ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ पढ़ना है, आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, हर चीज़ पढ़ना है, तो ही आपको एग्जाम जो होगा क्लियर होगी। टॉपर अगर बनना चाहते हैं, 95%, 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, किस संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं, तो बस इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए। और जो भी आप वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को एक एक करके आप देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, थोड़ी हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन अच्छी बात है, अगर बात करते रहते हैं तो थोड़ा मन भी लगेगा और पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है अगला कि फोकस दूरी के बारे में, कि फोकस दूरी क्या होती है उसे समझ लेते हैं। नहीं, अभी इसके पहले हम लोग मुख्य फोकस के बारे में नहीं समझे हैं। ठीक है, पहले हम लोग मुख्य फोकस के बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी केवल वक्रता केंद्र के बारे में ही समझे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, ठीक है, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात, यानी पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी कि दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती है अथवा जिस बिंदु से आपतित हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे ही हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को सामान्यतः केवल
फोकस लिखा जाता है और इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। कैपिटल और स्मॉल के बारे में आप जानते होंगे लेटर के बारे में, कि कैपिटल एफ से जो सूचित किया जाएगा वो मुख्य फोकस को सूचित किया जाएगा और फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब जान लेते हैं हम लोग की फोकस दूरी क्या होती है। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। जैसे आपको पहले बताया किसे किसे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और इससे बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल प्रश्न बनेगा, यानी कि आंकिक जो 1 नंबर का प्रश्न बनता है, यानी कि मैथ की तरह जो प्रश्न बनता है वह सभी प्रश्न बनता है इससे, फोकस दूरी से, ठीक है। बताया जा रहा है इसमें आगे कि दर्पण को फोकस बिंदु कैपिटल एफ, ध्रुव पी, ध्रुव को हम लोग पी से नाम से जानते हैं, एवं वक्रता केंद्र सी के ठीक बीच में होता है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो तो फोकस दूरी एफ बराबर r/2 हो जाएगा, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझें कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि r/2, यानी कि जब हम त्रिज्या को आधी कर दें तो वही हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाबू अगले बात करते हैं अगले डिफिनीशन की, अगले परिभाषा की। तो अगला एक परिभाषा है, ध्यान से समझ लीजिए। परिभाषा कह रहा है कि फोकस तल किसे कहते हैं, यानी कि फोकस तल के बारे में आपको बताना है। तो देखिए फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस में से होकर के जाता है। ध्यान देंगे कि फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर के जाता है और मुख्य अक्ष के लंब के रूप में होता है। यही जो होता है आपका फोकस तल होता है। तो बस आपको इतने ही जो है वह परिभाषा के बारे में आपको बताना था। प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा के बारे में बता दीजिए, जिसमें से पूछा जा रहा था कि दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल। तो हमने सभी के बारे में जाना। तो यही थी आपकी आज की बहुत बढ़िया प्रश्न, और इससे आप याद करके रखिए, क्योंकि आपको 2-2 प्रश्न करके 3-3 प्रश्न करके ऐसे आपको याद करा देंगे, जिससे दिक्कत ना हो। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर के जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे पीडीएफ एकदम सेंड कर रहे हैं हम, अब जाइए पीडीएफ लीजिए, तैयारी कीजिए। किसी तरह की दिक्कत होती है आप हमें बताते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जुड़े, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कर सके। जब आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जुड़िएगा हमारे चैनल से, तो हमारा पढ़ाया हुआ जो होगा वह सफल होगा। तो हमें लगेगा कि नहीं, स्टूडेंट को और भी बेहतर करना चाहिए और बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बताइए, जोड़िए, बोलिए उनको चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई करने के लिए।